नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्र सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में शामिल कर ऐतिहासिक निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार व्यापारियों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन करने पर प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सराहना की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भाषाओं के संरक्षण पर बल दिया। कहा, भाषा हर संस्कृति की जीवन रेखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 70 लाख परामर्श पूरे किए। श्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। वे अगले मुख्यमंत्री पद की कल शपथ लेंगे। देश में अब तक 34 करोड़ 46 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.06% हुई। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा महिला एक दिवसीय क्रिकेट मैच वारचेस्टर में जारी। यूरो कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में आज इंग्लैंड का मुकाबला यूक्रेन से और चेक गणराज्य का सामना डेनमार्क से। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं रवि कपूर। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के अंतर्गत शामिल करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इससे करोड़ों व्यापारियों को आसान शर्तों पर धन जुटाने सहित विभिन्न प्रकार के अन्य लाभ मिलेंगे और व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार व्यापारियों के सशक्तिकरण के लिए वचनबद्ध है। इससे पहले कल एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए थे। इनमें खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई में शामिल करने की व्यवस्था है। श्री गडकरी ने कहा कि संशोधित दिशा निर्देशों से करीब 2.5 करोड़ खुदरा और थोक व्यापारियों को लाभ होगा। इस उपाय से 250 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाले छोटे खुदरा व्यापारियों और थोक विक्रेताओं को अत्यधिक लाभ होगा। इससे वे आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत घोषित विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। खुदरा और थोक व्यापारी संघों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नए आईटी नियमों का पालन कर रहे हैं। श्री प्रसाद ने आज ट्वीट में कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अनुसार अपने प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक पोस्ट को स्वैच्छिक रूप से हटाने के लिए पहली अनुपालन रिपोर्ट पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम है। फेसबुक ने पहली अनुपालन रिपोर्ट कल प्रकाशित की। रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 मई से 15 जून के दौरान बदमाशी, नफरत से भरे भाषण और उत्पीड़न सहित नियमों के उल्लंघन की 10 श्रेणियों में 3 करोड़ पोस्ट पर कार्रवाई की गई है। इंस्टाग्राम ने इस अवधि के दौरान 20 लाख पोस्ट पर कार्रवाई की। आईटी नियमों के अनुपालन की रिपोर्ट प्रकाशित करने वाले अन्य प्रमुख प्लेटफॉर्म में गूगल और कू ऐप शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के नए नियमों के अनुसार मीडिया प्लेटफॉर्म को नियमों के अनुपालन की रिपोर्ट प्रत्येक महीने प्रकाशित करनी होगी और शिकायतों तथा उन पर की गई कार्रवाई का विवरण देना होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा को गिरफ्तार किया है। राजीव शर्मा पर आर्थिक लाभ के बदले चीन के खुफिया अधिकारियों को गोपनीय और संवेदनशील जानकारी देने के आरोप हैं। राजीव शर्मा को 1 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और कल उसे दिल्ली की स्थानीय अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे 7 दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया।
प्रवर्तन निदेशालय के बयान में कहा गया है कि राजीव शर्मा के नाम दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी और आरोप पत्र के आधार पर जांच की गई। जांच के दौरान पता चला कि पत्रकार ने महिपालपुर स्थित फर्जी कंपनियों के माध्यम से हवाला के जरिए नकद पैसा लिया। ये कंपनियां चीन के नागरिकों की थीं। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन धर्मांतरण मामले के संबंध में धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 6 परिसरों में छानबीन की है। निदेशालय के बयान में कहा गया है कि जबरन धर्मांतरण पर उत्तर प्रदेश के आतंकवाद रोधी बल एटीएस की प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन की जांच की गई। प्राथमिकी में मोहम्मद उमर गौतम, उसके सहयोगी मुफ्ती काजी, जहांगीर कासिम और अन्य पर आरोप लगाया गया है कि वे पैसे का लालच देकर लोगों का इस्लाम में धर्मांतरण करवा रहे थे। इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 3 स्थानों पर छानबीन की। दिल्ली के जामिया नगर और मुख्य आरोपी मोहम्मद उमर और उसके सहयोगी के घर और इस्लामिक दवा सेंटर के कार्यालय सहित 3 परिसरों में छानबीन की गई। निदेशालय ने बताया कि लखनऊ और संत कबीर नगर में अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन तथा गाइडेंस एजुकेशन और वेलफेयर सोसाइटी के कार्यालय में भी छानबीन की गई। मोहम्मद उमर इन संगठनों से जुड़ा है और गैर कानूनी धर्मांतरण में बड़ी भूमिका निभा रहा है। बिहार में दरभंगा रेलवे स्टेशन पार्सल विस्फोट मामले के 2 अभियुक्तों हाजी सलीम और उसके बेटे कफील को आज पटना की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को 10 जुलाई तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया। एनआईए ने कल उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना से दोनों पिता पुत्र को गिरफ्तार किया था। इससे पहले अदालत ने इसी मामले में कथित रूप से लश्कर ए तैयबा से संबंध रखने वाले मोहम्मद नासिर खान और उसके भाई इमरान खान को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। दरभंगा रेलवे स्टेशन पार्सल विस्फोट मामले में कथित संलिप्तता के लिए इनसे पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के अनुसार एनआईए ने बैंक लेनदेन और अभियुक्तों को धन उपलब्ध कराने के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय से मदद मांगी है। इन दोनों भाइयों को 30 जून को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर महिलाओं के कपड़ों वाले एक पार्सल को उतारते समय विस्फोट हो गया था। ये पार्सल सिकंदराबाद से भेजा गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भाषाओं के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा है कि भाषाएं किसी भी देश की सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करने की कुंजी हैं। उन्होंने कहा कि भाषा किसी भी संस्कृति की जीवन रेखा है। एक रिपोर्ट।
उपराष्ट्रपति ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सिंगापुर में आयोजित अंतर्जातीय संस्कृतिका सम्मेलन 2021 की प्रथम वर्षगांठ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भाषा जहां एक ओर संस्कृति को मजबूत करती है, वहीं संस्कृति समाज को मजबूत करती है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए श्री नायडू ने कहा कि दुनिया में हर 2 सप्ताह में एक भाषा विलुप्त हो जाती है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि फिलहाल भारत की 196 भाषाएं विलुप्त प्राय हैं, जिनके संरक्षण के लिए अथक प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा स्तर तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। उन्होंने तकनीकी शिक्षा में भी मातृभाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की सलाह दी। उन्होंने लोगों की सुविधा के लिए प्रशासन और न्यायपालिका के कामकाज में भी स्थानीय भाषा के प्रयोग पर जोर देने को कहा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दूसरों की भाषा और संस्कृति का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे सांस्कृतिक राजदूत होते हैं। समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष एल मुरुगन और पार्टी विधायकों नैनार नागेंद्रन, वनती श्रीनिवासन, एमआर गांधी और सीके सरस्वती से बातचीत की। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने तमिलनाडु के विकास के लिए अपना दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने इन विधायकों को भावी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। श्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। वे कल शाम देहरादून में राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले आज शाम श्री धामी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। नेता चुने जाने के बाद श्री धामी ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे आने वाली चुनौतियों का सामना सभी के सहयोग से करेंगे। मुझे सेवा का अवसर दिया है। जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर सब लोगों को लेकर काम करेंगे। आगे चुनौती भी है और निश्चित रूप से चुनौती और चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। सबका सहयोग लेकर हम जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। श्री धामी का जन्म 16 सितंबर 1975 को पिथौरागढ़ जिले में हुआ था। वे कुमाऊं क्षेत्र में खटीमा विधानसभा क्षेत्र से दोबारा विधायक चुने गए। उन्होंने भाजपा की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ भी कार्य किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा संजीवनी ने 70 लाख परामर्श देकर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। इस नूतन डिजिटल माध्यम से मरीज रोजाना डॉक्टरों और विशेषज्ञों से परामर्श लेते हैं। जून में ई संजीवनी ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की थी, जब उसने करीब 12.5 लाख मरीजों को सेवा उपलब्ध कराई। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा इस समय 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है। इस प्लेटफॉर्म से अब तक 32 लाख रोगियों को सेवा उपलब्ध कराई गई है। एक रिपोर्ट। पिछले वर्ष अप्रैल में देश भर में पहले लॉकडाउन के तुरंत बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने ई संजीवनी ओपीडी सेवा शुरू की। यह रोगी और डॉक्टर के बीच परामर्श का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो मरीजों को उनके घर पर ही स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराता है। ई संजीवनी ओपीडी पर ऑनलाइन 420 ओपीडी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। इस प्लेटफॉर्म पर स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी ओपीडी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। इनमें से ज्यादातर स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी ओपीडी का प्रबंधन एम्स जैसे प्रमुख अस्पताल कर रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह से 50,000 से अधिक मरीजों ने ई संजीवनी सेवाओं का उपयोग किया। लगभग 2,000 डॉक्टर प्रतिदिन टेलीमेडिसिन का उपयोग करते हैं। कई राज्यों के लोगों ने ई संजीवनी सेवा का उपयोग करने के प्रति काफी उत्साह दिखाया है। इससे स्वास्थ्य सेवाएं हासिल करने के इस डिजिटल माध्यम को व्यापक रूप से अपनाने की संभावना बढ़ी है। सुपर्णा सैया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्र सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में शामिल कर ऐतिहासिक निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार व्यापारियों के लिए सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन करने पर प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सराहना की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भाषाओं के संरक्षण पर बल दिया। कहा, भाषा हर संस्कृति की जीवन रेखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 70 लाख परामर्श पूरे किए। श्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। वे अगले मुख्यमंत्री के रूप में कल शपथ लेंगे। देश में अब तक 34 करोड़ 46 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.06% हुई।
भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा महिला एक दिवसीय क्रिकेट मैच वारचेस्टर में जारी और यूरो कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में आज इंग्लैंड का मुकाबला यूक्रेन से और चेक गणराज्य का सामना डेनमार्क से। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि कोविड महामारी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। श्री नायडू ने भारतीय नीति निर्माताओं और शैक्षिक समुदाय से कोविड उपरांत विश्व और भारत पर इसके प्रभाव पर अध्ययन करने को कहा है। श्री नायडू ने आज हैदराबाद में ICWA की शासकीय परिषद की 19वीं बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ICWA ने विदेश नीति के एजेंडे में प्रमुख मुद्दों से निपटने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। श्री नायडू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि ICWA के कार्यक्रमों में विदेश मंत्रालय की उच्च स्तरीय भागीदारी जारी है और दोनों समुद्री कार्यों, हिंद प्रशांत महासागरीय पहल तथा हिंद महासागरीय रिम एसोसिएशन जैसे मुद्दों पर मिलकर काम कर रहे हैं। श्री नायडू भारतीय विश्व कार्य परिषद ICWA के पदेन अध्यक्ष हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने स्क्रू हाउस ए स्टोरी ऑफ इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग इन वर्ल्ड अफेयर्स पुस्तक का विमोचन किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मेघालय को छोड़कर पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में कोविड मरीजों की संख्या घट रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए आज आयोजित बैठक में डॉक्टर सिंह ने संतोष व्यक्त किया कि संक्रमण दर में गिरावट के मामले में सभी राज्य राष्ट्रीय औसत की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेघालय एकमात्र ऐसा राज्य है जहां रिभोई जिले की जेल में संक्रमण फैलने के कारण संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में 30 जून को संक्रमण दर 3.96% थी, जो अब घटकर 2.94% रह गई। ये राष्ट्रीय औसत के अनुरूप ही है, जो 30 जून के 2.34% से घटकर 2 जुलाई को 2.09% रह गई। देश में अब तक 34 करोड़ 46 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। सबके लिए निःशुल्क राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत पिछले 24 घंटों में 43,99,000 से अधिक टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 97.06% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 57,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। अभी तक इस महामारी से 2 करोड़ 96 लाख रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश भर में 44,000 नए कोविड रोगियों की पुष्टि हुई। देश में 4,95,533 रोगियों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 738 लोगों की कोविड से मृत्यु हुई। इन्हें मिलाकर महामारी से मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 4,01,050 हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 41 करोड़ 64 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। कोविड टीकाकरण अभियान में महाराष्ट्र देश में पहले स्थान पर बना हुआ है। आज शाम 6 बजे तक राज्य में कुल 3 करोड़ 38 लाख 57,372 टीके लगाए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। बृहन्मुंबई नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त श्री सुरेश काकानी ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान मुंबई में कोविड-19 निवारक वैक्सीन की पहली खुराक लेने वालों में से 10,500 लोग इस वायरस से संक्रमित पाए गए। उन्होंने कहा कि यह अनुपात दूसरी लहर के पीड़ितों की तुलना में 2.66% अधिक है। श्री काकानी के अनुसार दूसरी लहर के पीड़ितों की तुलना में यह अनुपात केवल 0.001% है। बृहन्मुंबई नगर निगम उन लाभार्थियों का
का डेटा एकत्र कर रहा है जिन्हें कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक प्राप्त होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस डेटा को इकट्ठा करने का उद्देश्य टीकों की प्रभावशीलता का अध्ययन करना है और टीकाकरण के बाद कितने लोग कोरोना वायरस से सुरक्षित पाए गए यह पता लगाना है। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कोविड महामारी के दौरान महाराष्ट्र के धुले में श्री दीप रक्त सेवा समूह के युवाओं ने रक्तदान, पानी और भोजन के पैकेट के वितरण तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के जरिए जरूरतमंद मरीजों की सहायता की। इस समूह के 1779 सदस्यों ने रक्तदान किया। इन युवाओं ने करीब 350 कोविड मरीजों को प्लाज्मा दान करके कई जान बचाई। समूह के सदस्य कल्पेश शर्मा ने आकाशवाणी को विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। पिछले 15 साल से इस रक्तदान क्षेत्र में काम कर रहे हैं और रक्तदान का काम करते समय थैलीसीमिया जैसी बीमारी के रुग्ण हमने 180 से 190 बच्चों को हमने दत्तक लिया है। हम उन्हें हर 24 दिन बाद नियमित रक्तदान करते हैं और कोरोना जैसी महामारी में हमने 1329 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया और कोविड प्लाज्मा भी हमने 150 से 200 रक्तदाताओं ने डोनेट किया। ये काम हम धुलिया, जलगांव, नासिक, पुणे, कोल्हापुर इन शहरों में करते हैं और कैंसर जैसी जो बीमारी है ऐसे जो रुग्ण है उनको भी हम फ्री में ब्लड डोनेट करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए कल शहरी क्षेत्रों में रात के कर्फ्यू में छूट देने का फैसला किया है। राज्य सरकार के नए दिशा निर्देशों के अनुसार कर्फ्यू के समय में 1 घंटे की ढील दी जाएगी। ये रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी। प्रदेश में सक्रिय मामले घटकर 514 हो गए हैं। भोपाल में 106, वहीं इंदौर में सक्रिय मामलों की संख्या 104 है। राज्य के 52 जिलों में से 35 जिलों में एक भी नया मामला दर्ज नहीं किया गया है। कोवैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए आज राज्य में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राज्य में चलाए जा रहे टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत कोविशील्ड की दूसरी खुराक के लिए 5 जुलाई को भी इसी तरह का अभियान चलाया जाएगा। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए हेल्थ एटीएम स्थापित करने की योजना बनाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने से संबंधित एक प्रेजेंटेशन को देखने के बाद इस दिशा में विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। यह हेल्थ एटीएम मशीन राज्य में विभिन्न गांव, छोटे कस्बों और शहरों के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित की जाएंगी। अत्याधुनिक हेल्थ एटीएम मशीनों के द्वारा लोग अपने बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक एज, बॉडी फैट, हाइड्रेशन, पल्स रेट, लंबाई, मसल मास, शरीर का तापमान, वजन और ऑक्सीजन लेवल जैसे पैरामीटर को माप सकेंगे। एमएस यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। महिला क्रिकेट में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के अंतिम मैच में वुस्टर में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 220 रन का लक्ष्य दिया है। इंग्लैंड की टीम निर्धारित 47 ओवर में 219 रन ही बना सकी। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए। श्रृंखला में इंग्लैंड पहले ही 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर चुका है। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में रात 9:30 पर चेक गणराज्य का सामना डेनमार्क से, जबकि देर रात इंग्लैंड का मुकाबला यूक्रेन से होगा। इससे पहले कल इटली और स्पेन सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। दोनों टीमें पहले सेमीफाइनल में बुधवार को आमने सामने होंगी। रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा की जोड़ी विंबलडन टेनिस के मिक्स्ड डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। पहले दौर में बोपन्ना और सानिया ने भारत की ही रामकुमार रामानाथन और अंकिता जैन की जोड़ी को 6-2, 7-6 से हराया। यूरो कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में आज रोम में इंग्लैंड का मुकाबला यूक्रेन से और बाकू में चेक गणराज्य का सामना डेनमार्क से होगा। टोक्यो ओलंपिक खेलों में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भाग ले रहे निशानेबाज अभिषेक वर्मा की। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना,
लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम में शामिल हैं 31 साल के पिस्टल निशानेबाज अभिषेक वर्मा। वही अभिषेक वर्मा जिन्हें कुछ समय पहले तक शौकिया निशानेबाज ही माना जाता था। अभिषेक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो कानून की पढ़ाई कर रहे थे और 26 साल की उम्र में ही उन्होंने शूटिंग को अपनाया और बन गए देश के स्टार निशानेबाज। सरकार की तरफ से ओलंपिक की तैयारियों पर अभिषेक कहते हैं, I appreciate the government schemes like Khelo India that are giving a platform for young athletes who wanted to represent India. So it's a very good scheme from the government. अभिषेक वर्मा ने जकार्ता में एशियाई खेल 2018 में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता था, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका पहला पदक भी था। इसके बाद उन्होंने 2019 में बीजिंग और रियो विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान हासिल किया। 26 साल की उम्र में जब लोग अपने करियर में आगे बढ़ने के बारे में प्लान करने के बारे में सोचते हैं, तब अभिषेक ने शूटिंग शुरू की। अभिषेक ने साल 2016 में यूनिवर्सिटी गेम में 569 का रिकॉर्ड स्कोर हासिल किया था, जिसके बाद ही उन्होंने फैसला किया कि वो अब शूटिंग को अपना सारा समय देना चाहते हैं। अपनी ओलंपिक की तैयारियों पर अभिषेक कहते हैं, Tokyo 2020 Olympics training is going very good for me. I have made a plan for that. I have made a plan for where I want to do training. Everything is prepared on my side. और अब भारतीय खेल प्रेमियों को इंतजार है कि टोक्यो ओलंपिक में निशानेबाज अभिषेक वर्मा की पिस्तौल के सभी निशाने सटीक लगेंगे और भारत के पदकों की उम्मीदों को निराश नहीं होना पड़ेगा। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स डेस्क। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार के ओलंपिक क्विज में देश के कोने कोने से श्रोता हिस्सा ले रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में श्रोताओं ने ईमेल के जरिए जवाब भेजा है। कल के सवाल का सही जवाब भेजा है राजस्थान के अलवर के नीम राणा के जयप्रकाश ने, और वो बनते हैं हमारे कल के सवाल के विजेता। आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से जयप्रकाश को बधाई। आकाशवाणी से बातचीत में जयप्रकाश ने कहा, मैं ये क्विज जीत के बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। आज बहुत खुश हूँ सर, मैंने कोई प्राइज जीता है। ओलंपिक में जाने वाले सभी खिलाड़ियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और सर मैं ईश्वर से कामना करता हूँ ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतकर हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। जितने भी श्रोता ये आकाशवाणी के प्रोग्राम सुनते हैं सर, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ये प्रोग्राम सुने और ये क्विज जीतने का मौका प्राप्त करें। मैं आकाशवाणी की पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना ये टोक्यो ओलंपिक से पहले इतना अच्छा प्रोग्राम शुरू किया। ओलंपिक क्विज में भाग लेने के लिए सुनते रहिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि राज्य में जिला पंचायत अध्यक्ष की 75 सीटों में से पार्टी समर्थित 67 उम्मीदवारों ने विजय प्राप्त की है। समाजवादी पार्टी केवल 5 सीटें जीत सकी, जबकि बाकी सीटें राष्ट्रीय लोकदल सहित अन्य को मिली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में शामिल कर ऐतिहासिक निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार व्यापारियों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन करने पर प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सराहना की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भाषाओं के संरक्षण पर बल दिया। कहा, भाषा हर संस्कृति की जीवन रेखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी ने 70 लाख परामर्श पूरे किए। श्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। वे अगले मुख्यमंत्री के रूप में
कल शपथ लेंगे। देश में अब तक 34 करोड़ 46 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.06% हुई। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा महिला एक दिवसीय क्रिकेट मैच वारचेस्टर में जारी और यूरो कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में आज इंग्लैंड का मुकाबला यूक्रेन से और चेक गणराज्य का सामना डेनमार्क से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।